नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे वैक्सीन के बीच नया स्ट्रेन। और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के 16 देशों में पैर पसार चुका कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत पहुंच गया है। मंगलवार को भारत सरकार ने इस बात की जानकारी दी और ये पिछले कोरोना वायरस स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक है। भारत में यूके कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित 6 लोग मिले हैं। ये स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है। अब ये स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। क्या ये भारत में फैलेगा, ये बड़ा सवाल है। पिछले कोरोना वायरस की तुलना में क्या ज्यादा तबाही मचाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर नए स्ट्रेन की भारत में एंट्री हुई तो चूक कहां पर हुई है, इसी पर आज हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का कहर अभी थमा नहीं था कि अब कोरोना का नया स्ट्रेन चिंताएं बढ़ा दी है। अब भारत में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। भारत में 6 लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। ये 6 लोग ब्रिटेन की यात्रा से वापस देश लौटे हैं। वहीं जिन लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है उन्हें आइसोलेट भी किया गया है। उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। देश में कोरोना वायरस का आतंक जारी है और अब कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भी भारत में दस्तक दे दी है। यूके से लौटे 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें 3 सैंपल की निम्हांस बेंगलुरु में पुष्टि हुई। इसके अलावा 2 सीसीएमबी हैदराबाद में मिले हैं और एक एनआईवी पुणे में मिला। वहीं जिन लोगों के सैंपल नए स्ट्रेन में पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें राज्य सरकारों के जरिए निर्देश दिए गए हैं, अलग कमरे में आइसोलेट किया गया है। ब्रिटेन से आए जिन लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं दिशा निर्देशों के मुताबिक सह यात्रियों, पारिवारिक लोगों और अन्य लोगों के लिए व्यापक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग भी किया जा रहा है। दरअसल 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक यूके से करीब 33,000 लोग भारत आए थे। इन सभी लोगों को ट्रैक किया गया और उनका टेस्ट करवाया गया। इसमें से कुल 114 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद इनके सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। इन्हें देश में 10 लैब NIBMG कोलकाता, ILS भुवनेश्वर, NIV पुणे, CCS पुणे, CCFD हैदराबाद, CDFD हैदराबाद, इनामो बेंगलोर, निमंस बेंगलोर और IGIB दिल्ली, NCDC दिल्ली में भेजा गया, जहां उनकी जांच हुई है। बता दें, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की सबसे पहले ब्रिटेन में पुष्टि हुई थी। इसके बाद अब तक ये कई देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले ब्रिटेन के अलावा अब भारत, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर और नाइजीरिया में भी सामने आ चुके हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। ये ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से अलग है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वायरस का यह स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है और लोगों को जल्दी संक्रमित करता है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है और एक तरफ हिंदुस्तान में कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ नए स्ट्रेन ने टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी सख्ती और सुरक्षा के बीच नया स्ट्रेन भारत कैसे पहुंचा? क्या एहतियाती कदम उठाने में भारत ने देरी कर दी? स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो क्या हमने नए एहतियाती कदम उठाने में देरी कर दी? फिलहाल नए स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दे दी है। यूके से लौटे 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें सैंपल की
निम्हांस बेंगलुरु में पुष्टि हुई और उसके अलावा 2 CCB हैदराबाद में मिले हैं और एक NIV पुणे में मिला। जिन लोगों के सैंपल नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए उन्हें राज्य सरकारों के जरिए निर्देश दिए गए कि अलग कमरे में आइसोलेट उन्हें किया जाए। फिलहाल नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सुबह बोलेगा कि इस कार्यक्रम में कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं। नए स्ट्रेन को लेकर आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। NK सिंह पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर है कानपुर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और प्रोफेसर महेश मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले NK सिंह जी के पास चलते हैं। NK सिंह जी, ये जो नए स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं जिसने भारत में दस्तक दे दी है, 6 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है, इस नए स्ट्रेन के बारे में बताइए और ये कितना खतरनाक है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो नया स्ट्रेन मिला है ये निश्चित है कि अभी ये मिला है, इसके अलावा और भी मिलेंगे, क्योंकि वायरस में ये गुणवत्ता होती है, वो म्यूटेशन बहुत तेज़ी से करते हैं। वही स्थिति कोरोना वायरस के साथ भी हुई है। इंडिया में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रहा है, जिस कंट्री में सबसे पहले ये पाया गया उस कंट्री से हमारा संपर्क तोड़ देना चाहिए था। हमें ऐसी कोई फ्लाइट जो है यहाँ आने नहीं देनी चाहिए थी। खैर, जब वो देरी हो गई, अब उसको आइसोलेट करने का काम जो कर रहे हैं उसको आइसोलेट करें और तेज़ी से चेकिंग की व्यवस्था करें, टेस्टिंग की व्यवस्था करें। और हमें इस पर कॉशियस रहना चाहिए कि जितने लोग भी आए हैं उन सभी की टेस्टिंग कराया जाए और इसको सख्ती से लागू किया जाए। और मास्क पहनने पर विशेष ध्यान दें, जो वर्तमान में परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों ने मास्क को निगलेक्ट करना दोबारा से शुरू कर दिया है। अगर और देशों की बात करें, जैसे कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ जब केसेस बढ़ रहे हैं तो उन्होंने लॉकडाउन भी शुरू कर दिया है। कनाडा में तो कंप्लीट लॉकडाउन है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है क्वींसलैंड को छोड़ के बाकी दूसरे स्टेट्स में लॉकडाउन शुरू कर दिया है। तो इंडिया में लॉकडाउन इस तरह तो लागू करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमें हॉटस्पॉट जरूर चेक करके और आइसोलेशन सेंटर्स और वहाँ पर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तभी इसको हम चेक कर सकते हैं। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन इतनी जल्दी से नहीं बन सकती कि नए स्ट्रेन को चेक कर सके, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशन लें और इस पर रेगुलर हम ये काम करते रहें। अब इसको हमें सीधे तौर पर हर समय जारी रखना पड़ेगा, जैसे हमें वॉर में करते हैं उस तरह से हमें और इसकी मेडिसिन बनानी पड़ेगी। तो खाली जो हम इसका वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन हर एक पर इफेक्टिव नहीं हो पाएगी और वैक्सीन बनाने में समय भी लगता है। तो इससे मेरा सजेशन ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जो एक्शन ले सकते हैं वो लें, और इसके अलावा हम कंटिन्यूअस प्रोसेस रखेंगे, इस पर हम रिसर्च करें और मेडिसिन को डेवलप करें। यही एक तरीका है इसको चेक करने का। तो साफ तौर पे आपने सुना MK सिंह साहब ने जो बात कही, वैक्सीन को लेकर भी साफ तौर पे जानकारी दी, लेकिन अब इस नए स्ट्रेन ने जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और साथ ही साथ ब्रिटेन समेत दुनिया भर के 16 देशों में पैर पसार चुका कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, जिसे कह रहे हैं बार बार, भारत पहुंच गया है। मंगलवार को भारत सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि ये पिछले कोरोना वायरस स्ट्रेन से ज़्यादा संक्रामक है। फिलहाल इसको लेकर तमाम तरह की जांच भी की जा रही है और भारत में UK कोरोना वायरस स्ट्रेन में संक्रमित 6 लोग मिले हैं और ये स्ट्रेन 70% ज़्यादा संक्रामक है, इसके बारे में ये बात कही जा रही है। अब ये स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है, क्या भारत में फैलेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब ये एक नया स्ट्रेन आ रहा है तो लगातार ये भी देखते चले आ रहे हैं कि लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाह हो गए हैं। ना वो मास्क लगा रहे हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एक ऐसी भी अफवाह फैली हुई है। और इन सब के बीच एक कोरोना का नया स्ट्रेन आना, ये कितना खतरनाक है। और अब ये स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है जिसके बारे में हम कह रहे हैं। क्या ये भारत में फैलेगा? पिछले कोरोना वायरस की तुलना में ये कितना तबाही मचाएगा? आखिर नए स्ट्रेन को भारत में एंट्री हुई तो हमसे चूक कहाँ पे हुई, जब तमाम दीगर मुल्क जो है वो कई फेजेस के लॉकडाउन कर रहे हैं और इन सब के बीच
भारत में इस नए स्ट्रेन का एंट्री होना। और इस वक्त प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, नए स्ट्रेन के बारे में सिर्फ ताज़ा जानकारी आप इस वक्त हमारे दर्शकों को क्या दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो बात की जा रही है कि ये स्ट्रेन 70% ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसके बारे में सर क्या बता सकते हैं, कितना ख़तरनाक है ये? जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि आरएनए वायरसेस, ये कोरोना वायरस आरएनए वायरस है और इसका चरित्र ही बदलना होता है। अगर इसकी तुलना आप कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस से करें, जो आम खांसी जुकाम होता है लोगों को, उससे कम है इसका जो म्यूटेशन होता है। जैसे एवरेज इसमें देखा गया है कि हर महीने 2 म्यूटेशन नोट होते हैं और वो लगभग सभी देशों में नोटिस हुए हैं पीरियडिकली पिछले 10-11 महीनों में। तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है म्यूटेशन होना, और चर्चा का विषय ये इसलिए बना हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा कि हांगकांग में एक व्यक्ति मिला था जो म्यूटेशन वाले वायरस से संक्रमित हो गया था कोविड होने के बाद। तो लेकिन वो एक ही व्यक्ति था और वो फिर उसका देख लिया गया था कि क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या भिन्नता है। लेकिन यूके में जो ये सितंबर से नोटिस हुए हैं ये म्यूटेशन, कोई आज के नहीं है ये, और सितंबर से खूब फ्लाइटें आ जा रही हैं यूके से भी। तो ये 6 पेश आप कह रहे हैं कि 3 बेंगलोर में, निमेंस में पता लग उनका कंफर्मेशन हुआ है, 2 सीसीएमबी हैदराबाद में हुआ, एक को एनआईवी पुणे में हुआ है। तो ये तो मैं कहूँगा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी हमारे यहाँ कितने और संक्रमित आ गए हैं और कम्युनिटी में चले गए हैं, वो सितंबर से जा रहे हैं। और हो सकता है कि नवंबर में जो हमने बढ़ोतरी देखी थी उनमें से काफी कुछ इसका भी योगदान रहा हो। हमने कोई उसकी एनालिसिस तो की नहीं थी, केवल आरटीपीसीआर टेस्ट में कंफर्म हो रहा था कि हाँ भाई कोविड है। तो ऐसा कोई इसमें खौफ ज्यादा बात नहीं है, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। जो ये बात सामने आ रही है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है अभी तक ये कि ये इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में ज्यादा देखने में आया है। करीब 1000 पेशेंट्स वहां आए हैं जिनमें यही वाला म्यूटेंट वायरस पाया गया। बाकी हिस्सों में भी है ये, लेकिन कम है। 5% से लेके 59% तक यूके के इलाकों में इसको देखा गया, और अब बाकी देशों में भी इसको देखा जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, ये म्यूटेशन साधारण बात है और ये होता रहता है, लेकिन इसके साथ जो और राइडर आपने लगाया, जैसे आपने कहा 70% ज्यादा इन्फेक्शस है कोरोना वायरस के, तो ये बात हो सकती है। लेकिन उसी प्रोपोर्शन में ये गंभीर बीमारी नहीं कर रहा है। जिस तरह से कोरोना में लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा था लोगों का, वो देखने में अभी तक नहीं आया है। और उसमें अभी बहुत सारी जो बातें हैं इसके बारे में, चरित्र के बारे में, वो अभी प्रश्न है, उत्तर नहीं है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसको पता करने में। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इससे भी ज्यादा, वो ये है कि क्या जो वैक्सीन चल रही है यूके में, फाइजर की वैक्सीन चल रही है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, 1 मिलियन लोग करीब वैक्सीनेट हो गए हैं, यूएसए में हो गए हैं। तो क्या ये म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट काम करेगी वैक्सीन? तो मैं इस पर बड़ी साधारण तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए, मेरा एक व्यक्तित्व है, अभी मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं अगर दाढ़ी मूछ लगा लूं तो मैं ही रहूंगा ना, मैं बदल थोड़ी जाऊंगा उसमें। लेकिन और पुलिस वाले पहचान भी लेंगे, मेरी दाढ़ी मूछ हटा के देख लेंगे वो बना के सॉफ्टवेयर में कि ये हाँ डॉक्टर मिश्रा है, इनको पकड़ लो, ये भाग रहे हैं कहीं पे। तो वैक्सीन पकड़ेगी इस वायरस को भी, क्योंकि जो बदलाव हुआ है वो केवल इनके जो कोरोना वायरस की सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन होता है, उसमें अमीनो एसिड होते हैं, उनकी जगह बदल जाती है। तो 17 जगह इसकी बदली है, ऐसा इसका चरित्र बदला है। लेकिन वो पकड़ में फिर भी आ जाएगा वैक्सीन को। वैक्सीन से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी वो पकड़ लेगी इस वायरस को, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का आज की तारीख में। तो इसलिए इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपने ठीक कहा, जो बचाव के उपाय हम कर रहे हैं अभी तक, मास्क लगाना, 6 गज की जरूरी, 6 फीट की जरूरी, वो और ज्यादा सख्ती से लोग उसका पालन करें। जैसे आपने भी कहा कि लोग कई बार 16,000 केस हो गए देश में, तो लोग समझ रहे हैं कोरोना अब जा रहा है, लेकिन ये फौरन आ सकता है। अगर हम ये एहतियात छोड़ देंगे, ये बचाव के उपाय छोड़ देंगे, तो ये फिर से उसी तादाद में जनवरी में देखने में आ जाएगा।
अभी नई साल की पार्टियां करेंगे, लोग मानेंगे नहीं, पार्टियां जरूर होंगी, और क्रिसमस की पार्टी खैर निकल गई है अभी। तो इसका जो असर है हमको जनवरी के पहले हफ्ते के अंत तक दिख जाएगा कि लोगों ने कितना डिसिप्लिन, कितना अपने को अनुशासित रखा नई साल पे, ये उससे पता लग जाएगा। जैसे दशहरा और दिवाली के बाद खास तौर से हमने बहुत केसेस में स्पाइक देखे जिनकी फोरकास्ट थी, हम लोगों ने अनुमान लगाया था, नीति आयोग ने भी इस बारे में बताया था कि केसेस बढ़ेंगे दिसंबर में और नवंबर में बढ़े। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि लोगों का भी इसमें योगदान है। हम ये नहीं कहेंगे सभी लोग लापरवाह हैं, बहुत लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हैं, इसीलिए नंबर 96,000 से आज 16,000 प्रतिदिन पे आ गए हैं। ये ट्रेंड अगर बरकरार रहता है जनवरी के मध्य तक तो काफी हमको उम्मीद है, और तब तक हमारी कम से कम एक वैक्सीन को अप्रूवल मिलने की संभावना है। और वो अगर टीकाकरण अभियान शुरू हो गया हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में और बाकी प्राथमिकता जो लिस्ट बनी है, प्रायोरिटाइज लिस्ट, उसमें शुरू हो गया, तो वो भी एक लोगों को ढांढस देगा और लोग उससे भी थोड़ा संतुष्ट होंगे और आश्वस्त होंगे कि आने वाले क्रमशः समय में उनको भी टीकाकरण हो जाएगा मई जून तक। और अगर सावधानी बरतेंगे तो शायद कोविड पे हम बिना इसी सोशल वैक्सीन से ही विजय पा लेंगे। तो इसमें खौफ नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। जो बचाव के उपाय हम अभी तक कर रहे हैं वो करते रहने हैं, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और ज्यादा करें, क्योंकि ये इन्फेक्शस ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस 15 मिनट के संपर्क में अगर आपको दोनों लोगों को मास्क नहीं है, जिसको संक्रमण है और जिसको संक्रमण नहीं, और आपकी दूरी 6 फीट से कम है, 2 फीट है, 3 फीट है, तो उसमें लगभग 15 मिनट के संपर्क में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता था। इसमें हो सकता है वो 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, इसकी संभावना है, क्योंकि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है और ये काफी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे भी होते हैं। तो सारी संभावनाएं कई बार ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली सही नहीं निकलती हैं। हमने बहुत देख लिया, भारत में ये अनुमान था ये जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कि दिसंबर में 3 लाख केसेस रोज आएंगे, तो वो तो नहीं आए और नंबर कम हो गया। इसी प्रकार से लोग उम्मीद कर रहे थे, अब जितना हॉस्पिटल बेड की रिक्वायरमेंट नवंबर में थी, दिसंबर में नहीं है, खाली हो गए अस्पताल। कोविड के कुछ ही मरीज बचे हैं सभी अस्पतालों में। तो ये अच्छी बात हो रही है। इसमें अगर लोग सहयोग ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस पे सभी लोग बचे भी रहेंगे और लोगों की जान का भी बची रहेगी और कोविड पे हम विजय भी पा सकेंगे। ठीक है, तो प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, उनका ये भी कहना है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो हमारे पास नहीं है, जिसको लेकर फिलहाल शोध चल रहा है। और इस बीच हमारे साथ, मैं आपका तारुफ करा दूं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद उनसे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. Takes it on and gone. No.
stretch. Just couldn't hang on. What a great effort from the big quick. Skipper gets it away, fittingly hits the winning runs. What a performance by Team India. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, जिस पर आज हम नए स्ट्रेन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन से आए 6 लोगों में नया स्ट्रेन पाया गया है। और उस वक्त हमारे साथ, जैसा कि गेस्ट जुड़े उनसे आपका तारुफ भी करा रहे हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। राजीव जी, नए स्ट्रेन को लेकर आपका नज़रिया क्या है? ये कितना ख़तरनाक है? और मौजूदा वक्त में, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, अब जब वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं और जब बड़े पैमाने पर दुनिया में जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लोगों तक पहुंचाने की कवायद चल रही है, उस बीच ये नया स्ट्रेन आना और मौजूदा वैक्सीन का क्या इस पर कारगर होना, कई सारे ऐसे सवाल हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं सर? जैसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि नया स्ट्रेन आया है, म्यूटेशन हो रहा है। ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी समय से है, लेकिन अभी आइडेंटिफाई अभी हुआ है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, जैसा उन्होंने कहा कि पहले अगर 15 मिनट में होता था इन्फेक्शन, तो 5 या 10 मिनट में से कम में हो जाएगा। लेकिन कितना सीवियर है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि उतना सीवियर नहीं है। लंग के ऊपर इसका उतना प्रभाव नहीं होगा और काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में एडमिशन की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, डिसैचुरेट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर वैक्सीन का भी उतना ही असर होगा जितना कि हम लोगों का पहले से तैयारी थी। हाँ, लेकिन कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है। उसी तरह हमें मास्क लगा के रहना है। न्यू ईयर एंजॉय तो करें, लेकिन ऐसा ना करें कि उसके बाद जनवरी में हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस बहुत बढ़ जाए, जैसे दिवाली के बाद कुछ पीक हुई थी। और ये बात सही है, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं और कुछ चीज़ें वास्तव में जो असल में ज़मीनी हरकत में आता है, तो वो चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो हो सकता है कि उतना स्ट्रेन जो इतना ज़्यादा लाउड है कि उतना असर हमारे देश में उसका उतना प्रभाव ना पड़े। लेकिन राजीव जी, ये नया स्ट्रेन आया, जैसा कि ये बहुत से लोग, फिलहाल एक दर्शक इस बीच है, मैं चाहूँगा कि उनको भी ले लिया। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक है। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलें। मैं ये कहना चाह रहा था कि नए स्ट्रेन के बारे में जनता को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि नए स्ट्रेन वायरस के लिए जनता को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए, जिससे इसका स्ट्रेन कम हो जाए। और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर देना चाहिए, जिससे पार्टियां नहीं होंगी और 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन कर दिया जाएगा और पार्टी नहीं होगी तो हम इससे बच जाएंगे। ठीक है उमेश जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ है। आप चाहें तो इस नए स्ट्रेन को लेकर कोई भी जहन में आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल है, जिस तरह से अब कोरोना वायरस से एक नया स्ट्रेन निकला है जिसने दुनिया पे तहलका मचा दिया है, क्या हम कुछ वक्त के बाद क्या ऐसा ही कुछ वायरस में लगातार बदलाव देखते रहेंगे? क्या ये भी स्थिति बनती रहेगी? और अगर ये स्थिति बनती रहेगी सर, तो हमारी बनाई हुई जो तमाम वैक्सीनें हैं वो कितनी कारगर सर साबित होंगी? जैसे अभी मैंने कहा ना कि ये तो आरएनए वायरसेस का चरित्र होता है बदलना, बदलते हैं। जैसे मैंने कहा HIV का वायरस है, उसकी वैक्सीन 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, नहीं बन पाई अभी तक। डेंगू की वैक्सीन नहीं बनी अभी तक। वही कारण रहा कि ये म्यूटेट करते हैं वायरस, इसलिए चरित्र जल्दी बदलता है, वैक्सीन नहीं बन पाती है। उसी तरफ दूसरे वायरसेस की बन गई, इसकी कोविड की भी बन गई, क्योंकि इसका म्यूटेशन कम होता है। लेकिन
होता जरूर है। अब इसमें ये जैसे मैंने कहा कि कुछ स्पाइक प्रोटीन्स पे बदलाव आया, 17 बदलाव देखे गए यूके में, लेकिन उनको भी पकड़ लेंगे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी शरीर में, वो मेमोरी सेल्स उसको भी नोटिस कर लेंगे, ये ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और चूंकि हमारी जो दोनों वैक्सीन बन रही हैं, कोविशील्ड भी, और कोविशील्ड तो वायरल वेक्टर से बन रही है, तो वो बिल्कुल पकड़ लेगी इस वाले वायरस को भी। और जो कोवैक्सीन है वो हमारे वायरस को एटेन्यूएट करके बना रहे हैं, कोविड वायरस को, तो बिल्कुल ये दोनों वायरसेस को पकड़ लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बिल्कुल रीअश्योरिंग बात है कि ये म्यूटेशन वाले वायरस को भी पकड़ेंगी ये, और अगर पूरी तौर से उसको नहीं कुछ लोगों में कर पाएंगे तो उसकी जो डैमेज करने की क्षमता है हमारे शरीर को, वो जरूर कम होगा और ज्यादातर लोगों में पकड़ लिया जाएगा। ये तो हर वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है हर व्यक्ति में भिन्न प्रकार से होता है, किसकी कितनी इम्यूनिटी डेवलप होगी, कितना स्वस्थ शरीर है, उस पर इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो उसमें कुछ लोगों की थोड़ी कम होगी, कुछ लोगों की ज्यादा होगी। और जिन लोगों को मान लीजिए वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे हैं, कैंसर कीमोथेरेपी पे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वैसे भी उनको बाकी इन्फेक्शंस होने का रिस्क भी जो है बढ़ जाता है, और कोविड का रिस्क भी होता है। तो इसलिए लोगों को अगर वो सावधान रहेंगे और बचाव करते रहेंगे तो ये दुविधा से बच सकते हैं, संक्रमण से बच सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। इसलिए अभी तक तो वैज्ञानिक जो कह रहे हैं उसको मान के लोगों को बड़ा रीअश्योर होना चाहिए कि वैक्सीन जो बन रही है वो बिल्कुल कारगर होंगी इसके खिलाफ भी। इसलिए लोगों को सावधानी करें, बचाव रखें और वैक्सीन आए तो उसको लगवा लें। लेकिन सर इसके जो लक्षण सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी, क्या वो मौजूदा या पहले वाले कोरोना वायरस के लक्षण से भिन्न है या वही है? क्या इसके बारे में सर कोई जानकारी? लक्षण वही है, और जो अच्छी बात है वो ये है कि जितना जो देखा गया लंग इन्वॉल्वमेंट कोरोना वायरस से उतना नहीं हो रहा है इसमें, ये भी बात सामने आई है। और उतने हॉस्पिटलाइजेशन और उतना सिक पेशेंट्स नहीं हुए हैं हॉस्पिटल्स में यूके से, जो जितना भी अभी तक का डेटा आया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बच्चों में थोड़ा सा ये भी इसका भी संक्रमण हुआ है, लेकिन फिर बच्चे फिर एसिम्प्टोमेटिक रहे और ज्यादातर ठीक हो गए। तो ये थोड़ा सा इसका जरूर आया है कि जैसे कोरोना ने बच्चों पे असर नहीं किया, 15-16 साल से नीचे के बच्चों में बहुत कम असर हुआ, और हुआ भी तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, इसमें भी वही बात है। तो अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है मोर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी बच्चों में बढ़ी हो। संक्रमण बढ़ा है लेकिन जो उसकी मॉर्बिडिटी वो नहीं बढ़ी है। सिमिलरली एडल्ट्स में भी जो मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी है वो नहीं बढ़ी है, रादर लंग इन्वॉल्वमेंट में इस वाले उससे। और ये जो म्यूटेटेड वायरस होते हैं इनके 3 तरह के लक्षण हो सकते हैं। कुछ में तो ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ में ये थोड़ा सा ज्यादा विरुलेंट हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी ये कम विरुलेंट भी हो जाते हैं। तो ये तीनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं म्यूटेंट वायरस में। और इस वायरस के साथ केवल ये है कि इसकी ट्रैवल करने की क्षमता ज्यादा है। अगर हम आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे, ड्रॉपलेट्स निकलेंगे हमारे मुंह से और आपके फेस पे अगर पड़ेंगे, या आपने कोई सरफेस पे पड़ा हुआ है किसी का ड्रॉपलेट और उसको हाथ से आपने छू लिया, मुंह पे लगा लिया, तो मास्क लगाने का सबसे बड़ा जो फायदा मैं समझता हूँ कि ये है कि आप अपना हाथ मुंह पे आपका नहीं लगता इनएडवर्टेंटली, नहीं तो हम सब अपने मुंह पे हाथ फेरते रहते हैं चाहे जाने अनजाने में, तो वो बहुत कम हो जाता है और उससे संक्रमण बहुत रुक जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर साहब ने मास्क की अहमियत बताई, लेकिन एनके सिंह साहब, एक तरफ तो वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है लेकिन दूसरी तरफ इंसान भी अपना स्वरूप बदल रहा है। पहले तो मास्क, सोशल डिस्टेंस, हाथ धोना, ये सब तो चीज़ें थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर ये इंसान भूलते हुए नजर आ रहा है। उस स्थिति में एक तरफ नए स्ट्रेन का आना, दूसरी तरफ ये लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है सर? एनके सिंह साहब, देखिए दोनों डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसमें मुख्य बात यह है कि हमें लापरवाही नहीं करनी है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो आपको वैक्सीन भी ढूंढनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे।
जब हम और लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जितने पुरानी चीज़ें थी, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयरिंग है, ये सब चीज़ें आपको बहुत एग्रेसिवली इसको फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे सैनिटाइज करना है, एक्सेसिव सैनिटाइज भी नहीं करना है। जैसे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होता है तो उसको आप दिन में 100 बार लगाएं, ये भी ठीक नहीं। लेकिन आप टाइम टू टाइम 1 घंटे में 2 घंटे में सैनिटाइज करते रहें, तब ये फ़ायदा करेगा। और यही एक तरीका है जिससे आप इसको रोक सकते हैं। वैक्सीन आप लगवाएंगे फिर लोग होंगे, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर जाएगी और हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अपने आप से हम इस पर विजय पा सकेंगे। अदरवाइज तो हमेशा वैक्सीन की तरफ, मेडिसिन की तरफ ही देखते रहेंगे। एनके सिंह साहब, जिस तरह से दीगर मुल्क हम दे रहे हैं कि लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं, बहुत कड़े कड़े लॉकडाउन के, क्या भारत ने भी अब क्या इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? जिस तरह से मौजूदा केसेस निकल कर आ रहे हैं और नए स्ट्रेन ने जो भारत में दस्तक दी है, बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही इस नए स्ट्रेन को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं लगता क्या अभी इस तरह का कदम उठाना चाहिए या नहीं? देखिए, उनको हम फॉलो करें। जितने लोग जिन फ्लाइट्स में आए हैं उन फ्लाइट्स को ट्रेस करें, कितने लोग आए हैं उन सब को ट्रेस आउट करने के बाद उतने ही लोग इनिशियली मिले होंगे, तो वो जिस जिस एरिया में गए हैं उसमें एटलीस्ट 1 वीक का तो लॉकडाउन करना ही चाहिए। और पूरे कंट्री में लॉकडाउन करना ठीक नहीं है, क्योंकि सब जगह ये लोग नहीं फैले होंगे। और एक फ्लाइट में कितने लोग आए होंगे? सितंबर से अब तक 15,000 20,000 लोग आए होंगे। उन 20,000 लोगों को ट्रेस करने के बाद हमें उनको आइसोलेट करना होगा। उस एरिया को जहां वो हैं वहां पर लॉकडाउन भी करना मेरे विचार से ठीक होगा। राजीव कक्कड़ जी, आप क्या कहेंगे? क्या चूक हुई है हमसे कहीं पे? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है, केवल आइडेंटिफिकेशन जरूर हो चुका है। और उससे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक कॉशियस रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन आ गई है, ये 100% हम लोगों को बचा लेगी। वैक्सीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, लेकिन 100% किसी चीज़ में नहीं है। 100% अगर कोई चीज़ है तो स्वयं अपना बचाओ, मास्क का यूज़ करना और डिस्टेंसिंग प्रॉपर करना, कोई चूक नहीं है। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉशियस है। आइडेंटिटी जैसे ही मालूम पड़ा फ़ौरन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको आइसोलेट कर रहे हैं। तो चूक नहीं हुई है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। हम लोग को समय रहते मालूम पड़ गया और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसके लिए कदम उठाए हैं और हमको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस समय कुछ समय के लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए हम लोग को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये स्ट्रेन ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, इससे इन्फेक्टिविटी तो ज़्यादा है, लेकिन उतना फैटल नहीं है जितना कि पहले का कोरोना था, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब का कहना है डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। प्रोफेसर साहब, वैक्सीन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, तमाम ये जो वैक्सीनें हैं, क्या ये ऐसे बहुत से लोगों का सवाल है जो जानना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप जानकारी दें। क्या ये वैक्सीन सबको लगाई जाएंगी या उनको ही ये वैक्सीन लगेंगी जिनको कोरोना वायरस के लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं, या ये सबको लगाई जाएंगी? वैक्सीन का जो कंसेप्ट है, वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट रहा है, चाहे वो पोलियो वैक्सीनेशन का हो, चाहे वे बैक इन 1973 स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन जो भारत से हुआ, पोलियो इरेडिकेशन जो हुआ, बार बार 2-2 हफ्ते पर इसके अभियान होते थे, तो ये उस तरह का नहीं है। इसमें अगर हम 70% पॉपुलेशन को कवर कर देते हैं तो हमें काफी हद तक संक्रमण थामने में मदद मिल जाएगी। और जो संक्रमण थोड़ा होगा भी कभी बाद में, तो वो उतना सीरियस नहीं होगा जितना अभी पेंडेमिक के टाइम पे है। तो टारगेट ये है कि हम ये मान के चलें, जैसे दिल्ली के सीरो सर्वे हुए, वही एक हमारे लिए अभी तक बेंचमार्क है, जिसमें 28% लोगों को एंटीबॉडीज पाई गई कोविड के इन्फेक्शन के बाद, और उनमें संक्रमण नहीं देखा गया था। ये सिम्टोमेटिक थे, ये लोग हॉस्पिटल भी नहीं गए, कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बीमार नहीं पड़े, और इनमें होके ठीक होके निकल गया कोविड वायरस। जिन लोगों में हो चुका है, करीब 1 करोड़ संख्या से ऊपर उसका भी हो गया आंकड़ा भारत में, और उसमें से 90% लोग ठीक हो गए हैं और काफी ठीक होने की तादाद बढ़ती जा रही है। मोर्टेलिटी एवरेज 1% से नीचे है। तो इसको अगर आप देखें तो कुछ स्टडीज आई हैं अभी हाल में जो ये बताती हैं कि जो इनसे प्रोटेक्शन है इस इन्फेक्शन से, जिसको भी हो गया, मुझे, आपको, किसी को भी,
तो वो करीब 8 महीने तक वो मेमोरी सेल्स बने रहते हैं कोविड को। और री इन्फेक्शन के इतने केसेस आए भी नहीं है। 1 करोड़ में से मान लीजिए 90 लाख भी ठीक होके चले गए, उसमें से जो री इन्फेक्शन हुआ है बहुत इक्के दुक्के लोगों में हुआ है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। और ये सभी कंट्रीज का रिकॉर्ड है। कुछ लोग हर कंट्री से कुछ री इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं, बट बहुत ज्यादा नंबर नहीं है उनका। तो जरूर ये जो कोविड हो रहा है ये कुछ प्रोटेक्शन जरूर दे रहा है रीजनेबली लॉन्ग टाइम, जिसको हम 6-8 महीने कह सकते हैं। तो वो प्रायोरिटी पर नहीं होंगे अभी पहले कैटेगरीज में। सो जो प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट है जो बनी हुई है उसमें करीब 30 करोड़ लोगों का अनुमान है पूरे भारत में लगाने का सितंबर-अक्टूबर तक। उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, जो भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सफाई कर्मचारी जो अस्पताल से जुड़े हुए हैं उनमें, या सिक्योरिटी वाले, फिर हमारे फ्रंट लाइन पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग। देखिए लगना तो सब चाहिए, जितने ज्यादातर को लग जाए, और इसीलिए उसमें कोई मैंडेशन नहीं है, आपको वॉलंटरीली रजिस्टर करना पड़ेगा। कोमॉर्बिडिटीज जिनके साथ है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, ब्रोंकियल आजमा है, उनको पहले लगा ले। उसके बाद कोई कीमोथेरेपी पे है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो लगवा ले। तो उस तरह से कैटेगराइजेशन हुआ है। और अभी ड्राई रन भी हो गया 4 स्टेट्स में पिछले 2 दिन में, तो वो भी काफी ठीक रहा और उससे भी काफी कॉन्फिडेंस लोगों में आया है कि चूंकि ये इंट्रामस्कुलर लगना है तो उसकी ट्रेनिंग भी हो गई है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हो गई है, फिर ट्रेनिंग ऑफ दोज जो लगाएंगे उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है। तो तैयारी पूरी है। अब तो बस केवल इंतजार दूल्हे का आने का है, और दूल्हा जब आ जाएगा तो फिर सबको दिखेगा और लगेगा। तो दूल्हे राजीव कक्कड़ साहब, आप क्या कहेंगे? ये जिस तरह से वैक्सीन का सबको इंतजार है, लेकिन ये लोगों तक पहुंचाना, लोगों को लगाना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी का मिजाज अलग अलग होता है, अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग इम्यूनिटी होती है। तो ये कितना मुश्किल होने वाला है आगे। और ये जो संक्रमण थमने का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया, तो क्या वैक्सीन से हम कोरोना का वो खात्मा कर देंगे या कोरोना रहेगा हमारे ज़िंदगी में हमेशा? इसके बारे में बताएं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंट्रोल अपने आप, अभी तक नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। वैक्सीन के आने से 70% अगर केसेस, जैसा उन्होंने बताया, काफ़ी उससे कंट्रोल हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे तो स्प्रेड हमारा रुक जाएगा। काफ़ी हद तक जो भी केसेस होंगे वो नंबर ऑफ़ केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। हर बार ये तो 100% तो कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि इसको 100% कंट्रोल कर पाए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेगी। जहाँ तक आपने बताया कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसका पूरा इंतज़ाम करा हुआ है। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी स्टोरेज का पूरा प्रबंध हो चुका है। तो उसमें हमें नहीं लगता कि वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, लोगों तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, या गांव के पहुंचने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, उससे जितनी इम्यूनिटी मिलनी चाहिए वो हम लोग को उस समय देखना पड़ेगा कि हमें इम्यूनिटी वास्तव में कितनी मिलती है, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी सक्सेस रेट हम लोगों को काफ़ी हद तक अच्छी मिलेगी। एनके सिंह साहब, आप क्या कहेंगे इसी सवाल? नहीं, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इम्यूनिटी तो मिलेगी, लेकिन हम 100% रिलाई नहीं कर सकते। हमें फिर भी प्रिकॉशन तो रखने ही पड़ेंगे और इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जैसे इन्फ्लुएंजा रहता है, आज तक भी है, तो ये जब वायरस आ चुका है तो ये कंटिन्यू तो करेगा ही, और हमें इसके साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। टाइम के साथ ही अपने आप नेचर भी कर देता है, वैक्सीन उसमें सहयोग करेगी, और साथ में प्रिकॉशन रखना तो उससे तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे? जो खासकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जा रही है, क्या संदेश तमाम राज्य सरकारों को आप देना चाहेंगे? कैसे ट्रेसिंग की जाए? क्योंकि हमने देखा था कि लॉकडाउन के बाद भी कोरोना बड़े पैमाने पर फैला, लोगों को हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें भी हुई। अब एक ये नया स्ट्रेन है, किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए? करना चाहिए वो सख्ती जो हम पिछले फरवरी-मार्च में नहीं कर पाए, वो सख्ती करने की आवश्यकता होगी। जो लोग, मतलब कि जो लोग बाहर से फ्लाइट से आ रहे हैं अब उनको रिलीजियसली मैंडेटरीली क्वारंटीन करना है सबको, कम से कम 1 हफ्ता, और सबकी टेस्टिंग करनी चाहिए। कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं, चाहे वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहा है बाहर से, उसको भी टेस्ट करें। और देयर आर टेक्नोलॉजी जो भारत में डेवलप हुई है। अभी एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है जो टाटा समूह ने डेवलप की है,
उसका 2 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है और वो उतनी ही एक्यूरेट है जितने RT-PCR कन्वेंशनल तरीके से होता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके एक लार्ज नंबर ऑफ जितने भी फ्लाइट्स में पैसेंजर्स आ रहे हैं, देखिए मार्च में जो हमारे से गलतियां हुई कि जितने लोग आए वो न तो ट्रेस हुए न ट्रैक हुए, उसमें प्लेन लोड ऑफ पीपल वर जस्ट लॉस्ट इन द कम्युनिटी। एक प्लेन में पंजाब में 200 लोग आए, 10 लोग ट्रेस हो पाए, 190 निकल गए, कोई ट्रेसिंग नहीं हो पाए, सबके टेलीफोन नंबर गलत थे, एड्रेस गलत था। तो अभी क्या करना है कि जितने लोग भी आ रहे हैं उनको होटल में, जो हम मई में कर रहे थे और जून में कर रहे थे, सबको 2-2 हफ्ते रोक रहे थे। मुझे मालूम है हमारे मित्र का एक बेटा आया था सऊदी अरेबिया से, 2 हफ्ते वो दिल्ली में मैरियट होटल में रहा, उसके बाद उसको छोड़ा गया। अभी कम से कम 1 हफ्ते की मैंडेटरी क्वारंटाइन करें, कोई सिम्टम नहीं आता है, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, जाने दें उनको। ये सख्ती से अगर करेंगे तो म्यूटेंट वायरस से काफी हद तक हम बच जाएंगे। और अगर यह इसमें, अब आपको याद होगा वो स्टैंप लगा के जाने दिया लोगों को मार्च में पिछले, और उसका नतीजा हमने सबने देख लिया क्या हुआ। भीलवाड़ा में एकदम से बढ़ गया इन्फेक्शन, और जगहों पे बढ़ गया। दिल्ली बॉम्बे की हालत देख ली सबने, चेन्नई की देख ली, केरला में जहाँ पे इतना अच्छा कर रहा था केरला स्टेट, इतना केरला में शुरू हो गया, फिर छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। तो कोई फिर हमारे यहाँ दूसरी तरह की समस्याएं आई, जमात वाले निकल के गए, 17 स्टेट्स में बिखर गए जाके, खूब फैलाया उन लोगों ने। फिर लेबर, हमारी माइग्रेंट लेबर वापस आया, उससे खूब फैला। लेकिन फॉर्चुनेटली हमने बिहार इलेक्शन, वी हैव गॉन थ्रू द बिहार इलेक्शन, उससे जितनी स्पाइक की उम्मीद थी उतना नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। लेकिन दिवाली में पार्टियां हुई, उससे बढ़ा, जहां मैं रहता हूँ वहां भी बढ़ा, सब जगह बढ़ा। लेकिन अब हम लोग पॉजिटिव साइड में हैं, नंबर कम हो रहे हैं, लोग एहतियात ले रहे हैं और लेते रहें, तो मैं समझता हूं कि अपने को बचा पाएंगे, दूसरों को बचा पाएंगे, और ना हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ना ICU की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे बड़ी अभी सख्ती यही करनी है कि एयरपोर्ट से किसी को भी बिना जांच के, बिना क्वारंटीन के कम्युनिटी में न जाने दिया जाए, जो अब आ रहे हैं। अब तो जो आगे, देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आ गए, अब तो 2-2 हफ्ते हो गए, जो होना था वो हो गया। तो अभी अगर नहीं बढ़े हैं केसेस कम्युनिटी में, तो हम मान सकते हैं कि काफी हद तक कंट्रोल में है चीजें। लेकिन अब चूंकि आ रहे हो, उसमें से हमें 20 केसेस में, 22 केसेस में, 6 केसेस में कंफर्म हो गया और पॉजिटिव भी लोग निकल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इसको सीरियसली, गंभीरता से लेके, और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो भी वहां मैंडेट दिया जाए उसको पूरी तौर से फॉलो करना चाहिए, क्वारंटीन प्रोसीजर। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये जो 3 सैंपल लिए गए हैं, जो भारत के विभिन्न लैबों में भेजे गए हैं, इनमें लैबों में किस तरह की टेस्टिंग इस वक्त इस नए स्ट्रेन पे चल रही है, वहां से क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे आपकी स्टोरी में भी था कि कितने 600 सैंपल लिए हैं और उसमें से कितने 100-120 पॉजिटिव आए हैं, उसमें से कुछ ये वाला नया स्ट्रेन भी आया है। तो ये लगातार करनी पड़ेगी लार्ज नंबर ऑफ कोहॉर्ट पे, जो पेशेंट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को हमें करते रहना पड़ेगा लगातार। इसमें कोई ढिलाई न लैब्स बरते, और ये सैंपल जितने भी ले रहे हैं एयरपोर्ट पे, ये लैब्स को जाने चाहिए, NIV को, CCMB हैदराबाद को, NIV पुणे को, और जितनी लैब्स, 5 लैब आइडेंटिफाई हुई है इसके लिए, बेंगलोर में हुई है, हैदराबाद में हुई है, पुणे में हुई है, और जो भी जगहों पे लैब्स इसकी चिन्हित की गई हैं, उनमें सैंपल बराबर जाने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। तब हमको अंदाज लगेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। और जो कम्युनिटी में भी ये 16,000 जो पकड़े जा रहे हैं केसेस पॉजिटिव, जो कल जैसे लास्ट 24 आवर्स में 16,000 केस आए, इनमें से भी 1000 को रैंडम करके इसका म्यूटेशन देखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तब हमें असली पता लगेगा कि क्या म्यूटेशन ऑलरेडी है या म्यूटेशन अब आया है। क्योंकि लोग तो आ रहे हैं यूके से, अगर आप कह रहे 2000 अभी आ गए, तो कितने 10,000 20,000 तो नवंबर अक्टूबर में आ गए होंगे। तो हमें अब, लेकिन वो तो अब टाइम हो गया, अब उससे होके ठीक हो गए, जो भी होना था वो हो गया। लेकिन अब जो आ रहे हैं उनको अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर लेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर कक्कड़ ने भी कहा, डॉक्टर सिंह साहब ने भी कहा, तो मैं समझता हूं कि हम जो मार्च में हमारे से थोड़ी सी हुई गलतियां, उनको हम अब सुधार लेंगे तो काफी हद तक हम इस म्यूटेंट वायरस से बचे रहेंगे। क्योंकि भारत की समस्या ये है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फिर संक्रमण लेके आए बेंगलोर,
बेंगलोर से फ्लाइट में आ गए दिल्ली से ट्रेन से गए आगरा। आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जिसको म्यूटेंट वायरस है और ये इस तरह से ट्रेवल करेगा, तो अगर हम 1 से 10 लोगों को देता है तो वो 1 से कितने लोगों को दे चुका होगा, ये इश्यू है इसमें। अहम बातें प्रोफेसर साहब ने की, लेकिन इस बीच डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब, एक तरफ तो वैक्सीन को लेकर ये तमाम बातें कही जा रही, कोई जो भी वैक्सीन है 70%, 80% का तमाम वैक्सीनें दावा कर रही हैं, 100% जैसा कि आपने ही जिक्र किया कि कोई दावा नहीं कर रही है। उस बीच नए स्ट्रेन का आना और हमारे पास जो मौजूदा वैक्सीन है जिनको हम मौजूदा कोरोना वायरस पे के लिए लगाने जा रहे हैं, और एक तरफ नया स्ट्रेन है, ये वैक्सीनें कितनी कारगर होंगी? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना वैक्सीन जो बनी हुई है वो गारंटी नहीं दे रही हैं, दूसरी तरफ हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये नए स्ट्रेन पर ये वैक्सीन काम करेंगी? नहीं, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा है कि ये वैक्सीन का बिल्कुल प्रभाव करेगी। ये पूरा चेंज नहीं हुआ है, म्यूटेट हुई हैं ये वायरस, इसलिए ये वैक्सीन डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेगी। और जब भी अगर ये सपोज करिए 95% 90% भी इफेक्टिव है, तो बाकी बची हुई आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है उसका भी एक्शन रहता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि इन वैक्सीन का टोटली ये वायरस ही बदल गया है, वायरस वही है, म्यूटेट कर गया है, उसका थोड़ा सा शक्ल फर्क हो गई है, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ये इफेक्टिव नहीं होगा या ये वैक्सीन उसके ऊपर काम करेगी नहीं। जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमने दाढ़ी बढ़ा ली है, लेकिन हम अंदर से तो वही हैं, जेनेटिकली हम लोग वही हैं। आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस अपनी प्रगति बदलता है, म्यूटेशन होता है, लेकिन इसके ऊपर जो वैक्सीन बन गई है डेफिनेटली इसके ऊपर असर करेगी, इसलिए हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो मौजूदा वैक्सीन है जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, ये तमाम चीज़ों का भी इस्तेमाल करना, ये भी एक वैक्सीन है, ये भी आपका बचाव रखेंगी। फिलहाल NK सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। प्रोफेसर महेश मिश्रा जी, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो आपने सुना, एक तरफ नया स्ट्रेन है, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लापरवाह हमें नहीं होना है, एहतियात बरतना है, और यही एहतियात जिसने आपको कोरोना वायरस से बचाया है, यही आपको स्ट्रेन से ही बचाएगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।